नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोकी कंसल है। हम पढ़ रहे थे विश्व भूगोल की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी तक हम रिवीजन क्लासेस चल रही है, पूरा नहीं है। रिवीजन में छोटी मोटी चीज़ें जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, जिनको बार बार एग्जाम में दोहराया जाता है, पूछा जाता है, हम उनका एक विशेष तौर पर मोटा मोटा अवलोकन कर रहे हैं। तो अवलोकन के साथ हम देखते हैं सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की स्थिति नक्शे में कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है। तो यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में तथा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। या अपन इसको इसी प्रकार ये भी बोल सकते हैं अपन कि यूरोप महाद्वीप के पूर्व में एशिया महाद्वीप तथा दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अब देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा अगर छोटे क्रम में बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया के बाद ये सबसे छोटा महाद्वीप। फिर बात करते हैं अपन यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप को एशिया से कैसे यूरोप महाद्वीप अलग होता है। तो यूरोप महाद्वीप एशिया से यूराल पर्वत से एक नदी बहती है, यूराल नदी जाके गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर के बाद आता है काकेशस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी लंबाई 5642 मीटर है। फिर काकेशस पर्वत के बाद आता है काला सागर और काला सागर के बाद आता है मरमरा सागर। ये कुछ इस प्रकार होते हैं कि पहले आता है यूराल पर्वत से एक नदी निकली, यूराल नदी गिरी कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर के बाद काकेशस पर्वत श्रृंखला के बाद काला सागर, और यहाँ पे एक जल संधि होती है जिसको बोलते हैं बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में, इसका नाम है मरमरा सागर। इस प्रकार यूरोप एशिया से पृथक होता है। फिर बात करें यूरोप महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से किस प्रकार अलग होता है। तो यूरोप महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने के लिए एक जल संधि होती है, जिस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को देशों को आपस में अलग करती है तथा ये स्पेन यूरोप का देश और ये मोरक्को, ये भूमध्य सागर और यहाँ अटलांटिक महासागर। तो अपन कह सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को देश को अलग करती है, या फिर यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। इस तरीके से अपन ने पढ़ा कि यूरोप एशिया से किस प्रकार अलग हो रहा है और यूरोप अफ्रीका से किस प्रकार अलग हो रहा है, कौन सी जल संधियों के माध्यम से हो रहा है। फिर आगे देखते हैं अपन कि यूरोप महाद्वीप में कुछ चीजें इस प्रकार हैं, जैसे कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अच्छा, वेटिकन सिटी की बात करते हैं हम। तो वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में एक देश है इटली देश दक्षिण में स्थित है यूरोप महाद्वीप के। तो यूरोप महाद्वीप में इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है। तो इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर एक छोटा सा शहर जैसा है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। उस वेटिकन सिटी को देश बनाया है और उस देश का जो क्षेत्रफल है वो 44 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, यानी कि आधे किलोमीटर से भी छोटा एरिया है उस देश का। तो अगर बात करें कि यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा हो गया, वेटिकन सिटी। अगर हम बात करें विश्व का सबसे छोटा देश तो कौन सा हो गया, वेटिकन। अब हम बात करते हैं नदी की कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। फिर देखते हैं पर्वत चोटी, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो अभी बताया था काकेशस पर्वत श्रृंखला है यूरोप महाद्वीप में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो 5642 मीटर ऊंचाई है, यह है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। फिर बात करते हैं यहाँ पे निम्नतम स्थान कौन सा है, कैस्पियन सागर यहाँ पे
सबसे निम्नतम स्थान है जिसकी समुद्र तल से नीचाई बहुत है, मतलब सबसे गहरा कह सकते हैं। यूरोप महाद्वीप में सबसे गहरा स्थान कौन सा हो गया? कैस्पियन सागर। फिर बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के कुछ प्रमुख पर्वत। तो यूरोप महाद्वीप के कुछ प्रमुख पर्वतों में अपन देखते हैं कि फ्रांस सेंटर में आ गया, फ्रांस, स्पेन, यहाँ पे स्पेन है, यहाँ इटली हो गया, यहाँ स्विट्जरलैंड, जर्मनी हो गया। फ्रांस के चारों तरफ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे अपन देखें या कुछ पर्वत हैं, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पर्वत स्थित है उसका नाम है पिरेनीज पर्वत। और फ्रांस और इटली के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, जो नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालय के समकालीन पर्वत श्रृंखला है। फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स पर्वत श्रृंखला, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है जूरा पर्वत है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में बात करें तो वो है बासजेस पर्वत। इसके अलावा कुछ पर्वत और हैं, एक है एपिनाइन्स पर्वत। एपिनाइन्स पर्वत मुख्यतः इटली में स्थित है। इसके बाद एक यहाँ पे ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है एक ऐसा पर्वत जिसके दोनों तरफ नदी बह रही है, नदियों ने मिलकर एक पर्वत जो बिल्कुल ब्लॉक हो, दो नदियों से ब्लॉक हो। जैसे अपने भारत में या फिर पाकिस्तान में शॉर्ट रेंज के नाम से, और अपने भारत में सतपुड़ा जो माही नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में बना हुआ है सतपुड़ा। तो ब्लॉक पर्वत बहुत कम है, इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो एक जो यूरोप महाद्वीप में ब्लॉक पर्वत पाया जाता है, उस ब्लॉक पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, जो जर्मनी में स्थित है। इसको ब्रंसूत पर्वत भी बोलते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि सतपुड़ा पर्वत भारत में, उसके दोनों तरफ नदी है, नदियों का नाम नर्मदा ताप्ती है। तो इसी प्रकार जो ब्लैक फॉरेस्ट है, इसके दोनों तरफ एक तो डैन्यूब नदी है और एक राइन नदी है। दोनों की कुछ विशेष बातें दोनों आगे पढ़ेंगे। जैसे राइन नदी एक व्यस्तम नदी बोलते हैं, राइन नदी को व्यस्ततम नदी क्यों कहते हैं? व्यस्तम नदी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि राइन नदी के चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे औद्योगिक या व्यापारिक दृष्टि से नावों का आवागमन चलता रहता है, इसीलिए वो औद्योगिक दृष्टि से एक व्यस्ततम नदी है। फिर बात करते हैं जालोन पर्वत। एक जालोन पर्वत है यूरोप महाद्वीप में, जो नॉर्वे और स्वीडन के मध्य में पाया जाता है। अपन अगर यूरोप महाद्वीप के उत्तर साइड में देखें तो तीन देश अपन को इस प्रकार दिखते हैं। एक का नाम है नॉर्वे, एक स्वीडन और एक फिनलैंड। इन तीनों से आर्कटिक ड्रग गुजरता है, तो 66.5 डिग्री। तो नॉर्वे और स्वीडन की दोनों की सीमा पे एक पर्वत श्रृंखला पर्वत है जिसका नाम है जालोन पर्वत। फिर इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पर्वत है जो अभी कुछ फिलहाल ही 2018 के एक एग्जाम में पूछा गया था, जिसका नाम है कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये मुख्यतः 5 देशों में फैला हुआ है। पहले का नाम है पोलैंड, दूसरा स्लोवाकिया, तीसरा है ऑस्ट्रिया, यूक्रेन और सर्बिया। फिर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, यूराल पर्वत श्रृंखला जो एशिया और महाद्वीप दोनों के बीच में स्थित है और सीमा बनाती है एशिया और महाद्वीप। फिर दूसरी है जिसमें से यूराल पर्वत में से एक नदी निकलती है जिसको अपन यूराल नदी भी बोलते हैं, और यूराल नदी का पानी कैस्पियन सागर में जाके मिलता है। फिर काकेशस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की पहले पढ़ चुके हैं, 5642 मीटर। फिर आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो हिमालय के समकालीन है, फ्रांस और इटली देश के बीच में, या फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स पर्वत श्रृंखला। इस पे जो सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत श्रृंखला की, उसका नाम है माउंट ब्लांक, जो फ्रांस में स्थित है। इसकी लंबाई है 4807 मीटर। फिर इसके बाद बात करते हैं कुछ जलसंधियों की। कुछ जो जलसंधियां हैं जो यूरोप महाद्वीप में कुछ जलसंधियां हैं विशेष, जैसे एक जिब्राल्टर जलसंधि जो भी अपन बता चुके थे। जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, अटलांटिक महासागर के पानी को भूमध्य सागर के पानी से जोड़ती है तथा स्पेन और मोरक्को दो देशों को आपस में अलग करती है। दूसरी जलसंधि डोवर जलसंधि क्या होती है कि यहाँ पे फ्रांस के ऊपर यहाँ है डेनमार्क और यहाँ ग्रेट ब्रिटेन।
दोनों के बीच में, यहाँ डेनमार्क और फ्रांस के बीच में तो पाया जाता है इंग्लिश चैनल, और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इसके बीच में एक जल संधि हो रही है जिसका नाम है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि क्या करती है, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल दोनों के पानी को आपस में जोड़ती है। फिर बात करते हैं अपन कि यूरोप महाद्वीप का एक उपनाम दिया गया है जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अच्छा, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कुछ 16 प्रायद्वीप, बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कुछ मुख्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है 3 प्रायद्वीप है, जैसे एक है पोला प्रायद्वीप। पोला प्रायद्वीप जो रूस और अपन बात करते हैं, रूस, यहाँ रूस है और यहाँ यूरोप महाद्वीप है, यहाँ रूस में, क्योंकि रूस का विस्तार यूरोप महाद्वीप तक फैला हुआ है, तो यहाँ पे एक द्वीप निकला हुआ है जिसका नाम है पोला प्रायद्वीप। पोला प्रायद्वीप मुख्यतः रूस में स्थित है। दूसरा प्रायद्वीप की बात करते हैं जुटलैंड प्रायद्वीप। जुटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क देश बसा हुआ है। तीसरा बात करते हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप। आइबेरियाई प्रायद्वीप पे मुख्यतः 2 देश स्थित हैं, एक है पुर्तगाल और एक स्पेन। यहाँ पे फ्रांस अभी पड़ा, नीचे एक स्पेन है और एक पुर्तगाल। तो ये स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों एक द्वीप पे बसे हुए हैं जिसका नाम है आइबेरियाई द्वीप, इसीलिए इन दोनों देशों को आइबेरियाई देश के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए पुर्तगाल और स्पेन दोनों को आइबेरियाई देश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप की कुछ मुख्य प्रमुख नदियां हैं। तो इसमें एक जो नदी है जिसका पहले का नाम है यूराल नदी। अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम यूराल नदी है। यूराल नदी का पानी जाके कैस्पियन सागर में गिरता है, और कैस्पियन सागर जो कि अपन एशिया महाद्वीप में भी पढ़ चुके हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर बात करते हैं दूसरी वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी बाल्दाई पहाड़ियाँ जो रूस इधर आ रही हैं, जो रूस यहाँ तक फैला हुआ है यूरोप तक, तो यहाँ पे स्थित है। ये वाला तो रूस एशिया वाला हो गया, ये यूरोप वाला हो गया। यूरोप में जो रूस है उस रूस में बाल्दाई पहाड़ी स्थित है। बाल्दाई पहाड़ियों से वोल्गा नदी जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जाते हुए कैस्पियन सागर में अपना पानी गिरा देती है। फिर तीसरी नदी की बात करते हैं नीपर नदी। नीपर नदी मुख्यतः 3 देशों में प्रवाहित हो रही है। एक देश का नाम रूस, बेलारूस और यूक्रेन। यूक्रेन देश को वैसे अन्न की कटोरी, गेहूं की कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्या है, बाल्दाई पहाड़ियां जो रूस में स्थित थी, यहाँ पे एक मुख्य स्थान है सोमोलेंस्क। रूस यहाँ से निकलती है और अपना पानी काला सागर में डालती है। चौथी बात करते हैं डैन्यूब नदी, जो अभी मैंने बताया था ब्लॉक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, उसके दोनों तरफ 2 नदियाँ थी। एक नदी का नाम डैन्यूब नदी और एक राइन नदी। राइन नदी के बारे में बता चुका था। राइन नदी व्यस्ततम नदी है। और डैन्यूब नदी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अपन ने पहले पढ़ा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा नदी, और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो डैन्यूब नदी। अभी अपन ने पढ़ा राइन नदी। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, अभी मैंने बताया था कि जैसे ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक पर्वत है, 2 नदी है इसके दोनों तरफ। एक नदी का नाम मैंने बताया राइन नदी और दूसरी नदी का नाम डैन्यूब। दोनों की एक बात थी, जैसे डैन्यूब राइन नदी, वेस्टर्न नदी और डैन्यूब नदी के बारे में बताया था कि डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी। फिर बात करते हैं अपन पो नदी। पो नदी अपन को जैसे कि पता है कि इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और यह इस प्रकार है कि जैसे अपने एशिया महाद्वीप में भारत है, तो इटली की तुलना भारत से की गई है, और यूरोप में यूरोप को भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी। तो इसीलिए अपने यहाँ पे जो प्रसिद्ध नदी है वो गंगा नदी है, तो इसीलिए पो नदी को इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टॉगस नदी की। टॉगस नदी जो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे था फ्रांस, यहाँ स्पेन, फ्रांस और यहाँ पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक नदी बह रही है, इसको दोनों को आइबेरियाई देश बोल रहे थे अपन अभी। इन
दोनों के बीच में नदी बह रही है और नदी का नाम है टॉगस नदी। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण नदी और है यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में, जिसका नाम है ऑर्डर नदी। ऑर्डर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। जो अभी फ्रांस था, आपने फ्रांस पढ़ा, फ्रांस के पास था यहाँ जर्मनी और यहाँ है पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा बना रही है उस नदी का नाम है ऑर्डर नदी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में कुछ 2-4 देशों को एक साथ बना के एक संघ बना दिया है, जिनको कुछ अलग नाम दिया गया है, उसको दूसरे अन्य नामों से जानते हैं। जैसे एक है निम्न भूमि के देश। एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न भूमि के देशों में कौन सा नहीं है। तो इसके लिए एक अपन छोटी सी ट्रिक यूज कर रहे हैं, जैसे कि BSNL, अपन जो मोबाइल सिम यूज करते हैं BSNL, तो ये BSNL में जैसे 3 देश हो गए इंपॉर्टेंट जो निम्न भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। जैसे B से हो गया बेल्जियम, N से हो गया नीदरलैंड और L से हो गया लग्जमबर्ग। मुख्यतः 3 देश हैं, B से बेल्जियम, N से नीदरलैंड और L से हो गया लग्जमबर्ग। ये 3 देश कहाँ पे सिचुएटेड है? अगर हम नक्शे में देखें तो जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में 3 छोटे देश स्थित हैं, जिसमें एक तो हो गया तुम्हारा नीदरलैंड, एक लग्जमबर्ग और एक बेल्जियम। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा कुछ बाल्टिक देश। अब बाल्टिक देश कौन से? तो बाल्टिक देश बाल्टिक सागर की सीमा पर जो देश बसे हुए हैं उनका नाम क्या है? बाल्टिक देश। बाल्टिक देश के लिए अपन ट्रिक यूज कर रहे हैं लाल, LAL। जैसे L से हुआ लाटविया, A से हुआ एस्टोनिया और L से हुआ लिथुआनिया। फिर इसके बाद हम चलते हैं, तीसरा है बाल्कन देश। बाल्कन देश जैसे अपन इसके लिए एक ट्रिक का यूज कर रहे हैं, छोटी सी ट्रिक है कि बालक अपनी आयु में बुरो खाता है, यानी कि बुरो को पसंद करता है, बुरा खाता है बच्चा छोटा सा, तो बालक अपनी आयु में बुरो खाता है। तो आयु और बुरो 2 शब्दों को अपन लेते हैं। यहाँ पे आ से मतलब हो गया अल्बानिया, यू से मतलब हो गया यूनान और दूसरे इसी यू से मतलब होगा युगोस्लाविया, बू से हो गया बुल्गारिया और रो से होगा रोमानिया। यहाँ पे जो युगोस्लाविया है, युगोस्लाविया को आप नक्शे में देखोगे तो आपको अभी दिखेगा सर्बिया और मोंटेनेग्रो के नाम से। फिर बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के लिए अपन ट्रिक यूज कर रहे हैं EWS में E फॉर इंग्लैंड, W फॉर वेल्स और S फॉर स्कॉटलैंड। ये तीनों देशों का समूह मिलकर बनाता है ग्रेट ब्रिटेन को। फिर अगर ग्रेट ब्रिटेन में अपन उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ दें तो ये मिलके बनाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? UK। फिर बात करते हैं स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देशों में कौन से देश आते हैं? तो स्कैंडिनेवियन देशों में मुख्यतः 4 देश आते हैं। एक तो आता है नॉर्वे, एक आता है स्वीडन, एक आता है डेनमार्क और एक आता है आइसलैंड। फिर बात करते हैं अपन देखो डेनमार्क की। डेनमार्क में क्या है कि यहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप में अपन देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीनलैंड, यहाँ आइसलैंड, आयरलैंड, यहाँ डेनमार्क आता है, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन। तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार है। जबकि अगर बात करें ग्रीनलैंड पर भौतिक अधिकार की, तो ग्रीनलैंड पर भौतिक अधिकार, भौगोलिक क्षेत्र का जो अधिकार है वो है USA का, क्योंकि USA यहाँ पे आता है। उत्तरी अमेरिका में बात करें, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ आता है USA, यहाँ कनाडा आता है ऊपर, यहाँ USA। तो USA का भौगोलिक, अगर भौगोलिक अधिकार की बात करें ग्रीनलैंड पर तो उत्तरी अमेरिका का है। अगर हम बात करें यहाँ पे राजनीतिक अधिकार का तो वो डेनमार्क का है। इसके बारे में इसके बाद यूरोप महाद्वीप की कुछ और भी विशेष बात है। जैसे अपन कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं मोस्टली नगरीकृत देश हैं, सारे ऐसे हैं जो नगरीकृत देश हैं। इसीलिए यूरोप महाद्वीप को नगरीकृत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप में मुख्यतः 44 देश यूएनओ के अकॉर्डिंग अनुसार मुख्यतः इसमें 44 देश हैं, जबकि कुछ किताबों में ल्यूसेंट वगैरह में 46 भी लिखा हुआ है। तो अपन मान के चलते हैं कि 40 या 46 जो भी ऑप्शन में मिलेगा। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे मरुस्थलों का, यूरोप महाद्वीपों में मरुस्थलों का अभाव है, बहुत कम मरुस्थल यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। और इसके अलावा बात करें यूरोप महाद्वीप में
यूरोप महाद्वीप में उत्तरी गोलार्ध में, अगर वैसे तो बात कर रहे थे हम क्रम में, तो यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया के बाद। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम, उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है। तो अगर सबसे छोटे की बात करें तो यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो दक्षिणी महाद्वीप में चला गया।